जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बेसी सेकेंड ईयर का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है कि रुका हुआ। हर एक वो चीज़, वो फिजिकल पैरामीटर हम कैलकुलेट करें जिसमें हमारा जो चार्ज है वो रुका हुआ हो, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा रुका हुआ हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रॉन दूसरा स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या बनने वाली है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडी द चार्जेस इन द ब्रेक फेज। जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन या चार्जेस की ब्रेक फेज में हम कोई भी उसकी फिजिकल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस या पोटेंशियल, जो कुछ भी हम चार्ज के रुके हुए कंडीशन में ये सब अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द चार्जेस इन द ब्रेक फेज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि इसका यूजेज क्या है हमारे आवर डेली लाइफ में। तो व्हाट इज द यूज ऑफ आवर डेली लाइफ of the electrostatics? Use of the electrostatics is first making the photocopy machine। फोटोकॉपी मशीन बनाने में या फोटोकॉपर मशीन का जो कुछ भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसका अंदर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सेकंड है सोर्स ऑफ हाई पावर डिपार्टमेंट सच एज द 1D ग्राफ जनरेटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो 1D ग्राफ जनरेटर है उसमें जिस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं वो भी प्रिंसिपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि ये भी अप्लायंस जो 1D ग्राफ जनरेटर है, जो ये टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ द टूल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, माइक्रोफोन, कैथोड रे ट्यूब, रेडियो, दूरदर्शन, राडार, कैपेसिटर। तो ये सारी चीजें भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल प्रिंसिपल, बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेट करने के लिए किसी एटम के स्ट्रक्चर को, उसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स को में ही हम पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक है, जो उसका कह सकते हैं जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग हुई है, उस स्टार्टिंग में हम ये सोचें कि जिसकी वजह से हो रहा है उसका नाम अगर चार्ज है, तो उस चार्ज का क्या है हिस्टोरिकल व्यू। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे हम जंगल बुक में मोगली पढ़ते हैं, और जंगल बुक में मोगली पढ़ते हैं तो मोगली जो जंगल में है और अभी वो एकदम नेचुरल स्टेज में है, और उस नेचुरल स्टेज में होने पर क्या होता है कि जो बघीरा वगैरह हैं उसके प्रिकॉशन के लिए उसे अपना नया नया टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। उसी तरीके से हम चार्ज को भी मान सकते हैं कि चार्ज अभी जंगल में पड़ा हुआ है और उसे कोई अभी पहचान नहीं रहा है, तो वह एक कह सकते हैं कि सोशल लाइफ जीना है, उसको चार्ज को सोशल लाइफ जीना है, एक लग्जरियस लाइफ जीना है, फिर भी लोग उसे पहचान नहीं रहे हैं। तो वो जंगल में पड़ा हुआ है, और जब वो जंगल में पड़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मोगली को वहां पर उनके भेड़ों ने और उनके साथ जो और भी एनिमल्स हैं उन लोगों ने और बलू जो है उन लोगों ने जैसे मोगली को अपने हिसाब से कन्वर्ट किया था। सबसे पहले चार्ज को भी उसी तरीके से थेल्स एक फिलोसफर थे, एक साइंटिस्ट थे, कह सकते हैं यूनानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको पहचाना और परिष्कृत या कह सकते हैं सुदृढ़ करने का निश्चय किया। लेकिन इतना ज्यादा जंगली था शुरुआत में चार्ज कि उसे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हम सोसाइटी से कम्युनिकेट करवाने में बहुत तकलीफ हुई थी। तो इस तरीके से सडन ये काम नहीं हो सकता था। तो थेल्स ने लेकिन उस जंगल में रहने वाले जो चार्ज को है उसको पहचाना, जिसकी जो असली पोजीशन है वो सोसाइटी का है। जैसे कि मोगली एक असली पहचान जो था वो मनुष्य था, लेकिन वो जंगली वो जीवन जी रहा था आदमी होते हुए भी। उसी तरीके से चार्ज भी
एक है तो सोसाइटी का चीज, लेकिन अभी उसको कोई पहचान नहीं रहा है, तो अपना जीवन जो जी रहा है वो एक जंगली का ही जीवन जी रहा है। तो उसे सबसे पहले पहचाना है थेल्स ने, और थेल्स ने पहचानने के बाद जो उसके बारे में लिखा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज या हिस्टोरिकल ऑरिजिन अबाउट द चार्ज। तो चार्ज के बारे में, तो क्या है चार्ज के बारे में हिस्टोरिकल ऑरिजिन, तो 640 से 546 बीसी बिफोर क्राइस्ट में एक यूनानी फिलोसफर थे या साइंटिस्ट थे जिनका नाम थेल्स था। और ये थेल्स ने ये बताया कि जो अंबर है उस अंबर की ये जो क्वालिटी है कि हम एक दूसरे के ऊपर रब करें या हम एक चमड़े के ऊपर इसको रगड़ें, तो रगड़ने के बाद ये कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है या कुछ चीजों को ये रिपेल कर देता है। तो सबसे पहले ये जो क्वालिटी है जो ये अंबर के साथ है, इसको थेल्स ने ऑब्जर्व किया और एक मरी हुई बिल्ली की खाल पर रगड़ कर उन्होंने ऑब्जर्व किया। यानी कि जो जंगल का रहने वाला जो मोगली था उसी के लायक, जिसको हमने चार्ज बोला है, उसको पहचान लिया गया कि है एक सोसाइटी का व्यक्ति लेकिन जी रहा है जंगली जीवन। तो थेल्स ने सबसे पहले उसे पहचाना और थेल्स ने पहचानने के बाद उसे जंगल से और शहर में लाने की कोशिश की। लेकिन जिस टाइम की ये बात है, आज के लगभग 2500 साल पहले की, जिस टाइम की या 2500 से 3000 साल पहले की जो बात है, उस टाइम पर फिजिक्स इतना डेवलप नहीं था कि थेल्स उस चार्ज को उस जंगल से निकालकर सोसाइटी में लेकर आते और हमें जो लग्जरियस लाइफ उससे मिलने वाला है वो दे पाते। तो जिस टाइम पर फिजिक्स जितना डेवलप था उस टाइम पर थेल्स का ये जो रेवोल्यूशनरी कदम था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन थेल्स इसके बारे में जब ज्यादा जान नहीं पाए तो इस चीज को उन्होंने किसी चीज में नोट किया और नोट करने के बाद फिर ये चीजें वहीं की दबी रह गई। और जैसे मोगली अपनी लाइफ के बहुत सारे पड़ाव को जंगल में जीता है और एट लास्ट जैसे सोसाइटी में आता है, उसी तरीके से चार्ज भी बहुत सा ज्यादा दिनों तक, लगभग 2500 साल तक वो वहीं पर कह सकते हैं कि थेल्स की उन्हीं पन्नों में पड़ा रहा, किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि उस टाइम पर थेल्स ने जिसकी बात की थी वो इतनी कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल की बातें थी कि लोगों की समझ में नहीं आता था, लोग डिस्कस ही नहीं करते थे। तो ये ऐसा वहीं पर उसका डिस्कशन रह गया। तो इस तरीके से थेल्स ने क्या किया डिस्कवर्ड किया कि अंबर एक ऐसा मटेरियल था जिसे हम रब किए थे क्लॉथ पर या मरी हुई बिल्ली की खाल पर रगड़े थे। तो रगड़ने के बाद उसमें क्या हुआ था कि वो चीजों को अट्रैक्ट किया था। और कौन सी चीजों को अट्रैक्ट किया था? जो बहुत हल्की चीजें होती थी उनको अट्रैक्ट कर लेता था अंबर। लेकिन लगभग 2500 साल बाद एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, जो 24 मई 1544 से 30 नवंबर 1603 तक जिनका लाइफ रहा। और ये रानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर भी थे और उनके सेक्रेटरी भी थे। और वो किसी काम से अपने राजसी लाइब्रेरी में कुछ कर रहे थे तो उनको एक पेज मिला और उस पेज में गिलबर्ट को एक पेज मिला और उसमें जो थेल्स थे, थेल्स के इस फिनोमिना के बारे में लिखा हुआ था कि जब हम अंबर को एक रेशम के कपड़े पर या क्लॉथ पर हम जब रगड़ते हैं तो वो चीजों को अट्रैक्ट, रगड़ने के बाद जब छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेकर जाते हैं तो चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस तरीके से इस फिनोमिना को वो जब देखे तो देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या इस कागज पर जो लिखा हुआ है क्या वो सही है। तो गिलबर्ट ने क्या किया कि अंबर के रॉड को लिया और उन्होंने जो उस पर लिखा हुआ था कि चमड़े पर हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े उस पर अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो उन्होंने कहा क्या अंबर ही ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो उन्होंने क्या किया, लाख का रॉड लिया, ग्लास का रॉड लिया, डिफरेंट मटेरियल का आबनूस का रॉड लिया, बहुत सारे ऐसे रॉड को लिया और डिफरेंट मटेरियल पर उसको रगड़े। और रगड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और रिपल भी हो रहे हैं। और उसी तरीके के आबनूस, लाख और ग्लास के रॉड भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जैसा कि अंबर शो कर रहा था। तो जब विलियम गिलबर्ट ने ये सारी चीजों को देखा तो उनको बहुत आश्चर्यजनक लगा और इस चीज को अपनी बुक में और एक्सप्लेन किए। यानी कि अब जो मोगली हमारा जंगल में रह रहा था और जानवरों के बीच में जानवर वाली लाइफ जी रहा था, उसे अब शहर में लाकर और उसे एक लग्जरियस लाइफ देने की प्लानिंग पूरी हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य इतना ज्यादा था गिलबर्ट के साथ कि उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गया 1603 में। और फिर ये चीजें कुछ दिन के लिए स्टॉप रही, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं,
क्योंकि जो गिलबर्ट का ये रेवोल्यूशनरी जो कदम था, ये इतना तेजी से लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि लोग अब ज्यादा दिन तक चार्ज को जंगल की लाइफ को जीने के लिए छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और बहुत तेजी से, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज्यादा उस फिजिक्स की ओर अट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि वो फिजिक्स जिस टाइम पर गिलबर्ट ने इसको बताया था उस टाइम पर फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हो गए थे और लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया था। तो गिलबर्ट ने क्या किया था कि 1600 में इस पर उन्होंने अपना चार्ज के बारे में अपना पूरा खोज या थीसिस स्टार्ट कर दिया था लिखना। और फिर उन्होंने इसे न्यू लैटिन वर्ड में इस फेनोमेना को कहा था कि इलेक्ट्रिकस है। न्यू लैटिन वर्ड में उन्होंने एक नाम दिया और जिसका मीनिंग होता था कि लाइक एज अंबर, या हम ऐसे कह दें कि यूनान की लैंग्वेज में जिसको हम लोग अंबर कह रहे हैं, उसी न्यू लैटिन वर्ड में उसी को हम लोग अंबर, उसी को इलेक्ट्रिकस कह रहे हैं। तो यूनानी लैंग्वेज में अंबर और न्यू लैटिन वर्ड में उसे इलेक्ट्रिकस कह रहे थे। बट गिलबर्ट वाज द फर्स्ट टू यूज इट टू मीन लाइक अंबर इन इट्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और गिलबर्ट ने जो ये देखा कि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि बट गिलबर्ट वाज फर्स्ट टू यूज, जो गिलबर्ट ने यूज किया, सबसे पहले यूज किया इसका जो मीनिंग, अंबर का जो मीनिंग बताने के लिए जो यूज किया, उन्होंने क्या कहा कि अंबर इन इट्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अंबर एक ऐसा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है जिसे रगड़ने के बाद चीजों के पास, छोटे छोटे चीजों के पास लेकर जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है, जिसका ये मीनिंग होता था। और उन्होंने न्यू लैटिन वर्ड में उसको इलेक्ट्रिकस कहा और यूनानी लैंग्वेज में जिसका मतलब अंबर है। आगे है he recognized that the friction with these object, और उन्होंने क्या किया, पहचाना, इस चीज को पहचाना। और क्या पहचाना कि फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम रगड़ते हैं या अंबर को ही रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर उस ऑब्जेक्ट में से एक ऐसी चीज चली जाती है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है, या रगड़ने से उस ऑब्जेक्ट में एक ऐसी फ्लूइड आ जाती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है। तो रगड़ने से जब उस ऑब्जेक्ट में से जो ऐसी चीज चली जाती थी जिसकी वजह से रिपल्सन की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में आ जाता था, उसे विलियम गिलबर्ट ने कहा एफ्लुवियम लिक्विड है, एफ्लुवियम फ्लूइड है। और जब किसी ऑब्जेक्ट में वो ये एफ्लुवियम फ्लूइड आ जाता है तो उस चीज में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, और किसी ऑब्जेक्ट में से ये एफ्लुवियम लिक्विड निकल जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था विलियम गिलबर्ट का, जो चार्ज को अभी इंट्रोड्यूस और इलेक्ट्रिकस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या अंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने इसका एक सहायता लिया था। which would cause the attraction effect is returning to the object, though he did not realize that this substance was the universal to all material। जो अभी हमने बताया कि किसी मटेरियल को किसी के ऊपर रगड़ते हैं तो जो इफ्लुवियम लिक्विड था जब वो चला जाता था तो मटेरियल रिपल्सन की प्रॉपर्टी को शो करने लगता था, और उस मटेरियल में आ जाता है तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो इस इफ्लुवियम फ्लूइड को गिलबर्ट ने क्या कहा कि ये जो है एक ऐसा यूनिवर्सल मटेरियल है, एक ऐसा यूनिवर्सल टू ऑल मटेरियल है, लेकिन उनको ये पता नहीं था, उनको ये रियलाइज नहीं था इस सब के बारे में, और इसीलिए वो अपना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे। और कि जो ये अंबर है, ये अंबर एक्चुअल में है क्या, तो अंबर के बारे में भी हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अंबर क्या है इसको भी देख लेते हैं। अंबर एक येलो कलर का मटेरियल है जिसका कलर येलो है और रैदर नॉजियस, बहुत ही ये कह सकते हैं कि तीव्र इसकी गंध है और टेस्ट है, एंड इज द क्वाइट विशिष्ट, और बहुत सयान भी है या बहुत कह सकते हैं कि रिजिड है थोड़ा सा। और जर्मन लैंग्वेज में अंबर का मतलब होता है बर्नस्टाइन, फ्रेंच लैंग्वेज में उसको AMBRE लिखते हैं, जिसको हम लोग यूनानी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं MAMBER लिखते हैं। स्पेनिश में AMBAR हो जाता है यही अंबर, और इंग्लिश में हम इसे AMBER ही कहते हैं। और हिंदी में हम लोग इंडिया में रहते हैं तो उस चीज को हम हिंदी में भी जाने कि उसका क्या है एक्चुअल मीनिंग, तो हम कहारुआ या तृणमणि कहते हैं, या आज के टाइम पर जो इसका पॉपुलर नाम है वो है रेजिन। ग्रीक और द यूनानी लैंग्वेज में इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखना यहाँ सी ना होकर के है, इलेक्ट्रॉन है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति भी हुई है इसी लैंग्वेज से। तो अंबर इज अ फोसिल रेजिन, तो अंबर क्या है एक फोसिल रेजिन है।
तो किसी वस्तु को इससे रगड़ने पर बिजली पैदा होती है। थेल्स या गिलबर्ट ने अंबर को ही क्यों यूज किया? तो क्यों यूज किया वो बहुत सॉलिड रीजन है। किसी वस्तु को इससे रगड़ने पर, अंबर से रगड़ने पर बिजली पैदा होती है या चिंगारी निकलती है उसमें से, और यही गुण जो है थेल्स को या गिलबर्ट को आकर्षित कर लिया था कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ नया कर सकते हैं, या हम इसी को कह सकते हैं कि अतः आवेशित तो हो जाता है। इसकी यही विशेषता है और इसी गुण के कारण इसकी ओर लोगों का ध्यान सबसे पहले आकर्षित हुआ, और यही कारण है कि विलियम गिलबर्ट और थेल्स ने इन सब चीजों को बहुत तेजी से अपने ध्यान को केंद्रित किया इन सब चीजों पर, और चार्ज के लिए अपना रिवोल्यूशनरी जो कदम है उसको बढ़ाते चले गए। तो विलियम गिलबर्ट ने अपने रिसर्च को जब आगे बढ़ाया और उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बुक में हम इस पूरे फिनोमेना को, यानी इफ्लूवियम की जो ये सारी इमेजिनेशन है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लिखेंगे। और लिखने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ऑन हिज बुक द आल्सो स्टडीड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द अंबर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बुक में अंबर को हम इस नाम से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, और इन द ग्रीक सो द गिलबर्ट डिसाइडेड टू द कॉल इट्स इफेक्ट। और गिलबर्ट ने डिसाइड भी किया कि अपनी बुक में हम इस इफेक्ट को क्या नाम देंगे। तो उन्होंने क्या नाम देने के लिए डिसाइड किया था, तो कॉल इट्स इफेक्ट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और गिलबर्ट ने इसे इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देने के लिए डिसाइड किया, और ही इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्कोप कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्कोप कहा गया, इन द फॉर्म ऑफ द पायोटेड निडल। और जो किसके फॉर्म में बनाया था उन्होंने? पायोटेड निडल के फॉर्म में बनाया गया था, कॉल्ड द वर्सोरियम, और इसी को वर्सोरियम कहा गया। लेकिन जो है गिलबर्ट सर कुछ ज्यादा ना कर सके। अगर वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए होते, अगर कोई एक इंसिडेंट ना हुआ होता, तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वो इसी टाइम पर मतलब ये जो 1603 है या 1600 है, इसी टाइम पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिए होते। लेकिन वो इंसिडेंट की वजह से यहीं पर उनका स्टॉप हो गया। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक चार्ज को जंगल से सोसाइटी में लाने का जो काम है बहुत ज्यादा दिनों तक स्टॉप नहीं रहा। बहुत तेजी से इन गिलबर्ट सर के इस रिवोल्यूशनरी कदम की वजह से बहुत तेजी से साइंटिस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, और उसमें से अग्रणी साइंटिस्टों में से रहे सर थॉमस ब्राउन। उन्होंने 1646 में गिलबर्ट सर की पूरी चीजों को स्टडी किया, थेल्स की चीजों को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि अननोन रीजन ड्यू टू द फ्रिक्शन इज नेम एज द इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कहा कि ये जो अननोन रीजन है, जो चीजों को हम रगड़ रहे हैं चीजों के ऊपर, जैसे फर है और हम कह सकते हैं कि रेशम वो है, लेदर है, इन सब चीजों पर रगड़ रगड़ कर जो हम ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रीजन है उसका नाम, जो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है ऑब्जेक्ट में, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है, उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। He used electricity word and the charge। और उन्होंने कहा सबसे पहले जो है ब्राउन ने यूज किया इस कारण के लिए, क्या यूज किया? वर्ड यूज किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस है। तो याद रखना कि सर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का ये सारा जो फिनोमेनन चल रहा है, इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वर्ड को यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम ऑफ दैट अननोन पावर। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम ऑफ दैट अननोन पावर। उस अननोन पावर का नाम है जहां पर हम चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपल कर रहे हैं सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ने के बाद जिस पर चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, जिसको गिलबर्ट सर ने इफ्लूवियम कहा था। which is the multiplied to attract extremely light substance of an object। जो अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज्यादा हल्की चीजों को। तो इन सब चीजों से रिगार्डिंग सर ने यूज किया, सर थॉमस ब्राउन सर ने यूज किया कि इलेक्ट्रिसिटी है और चार्ज है। और उसी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे चार्ज की ओर आ रहे हैं। अब तो देखो जो मोगली जंगल में रह रहा था, जो बगैर किसी नाम से था, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई पहचान नहीं था, अब तो उसको सर रॉबर्ट ब्राउन ने एक नाम दे दिया। नाम क्या दिया
कि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है। जैसे हमारा सोसाइटी से मोगली चला गया था, सोसाइटी एक इफेक्ट है मोगली के लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ठीक उसी तरीके से जो हमारा चार्ज है, चार्ज का जो सोसाइटी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन उस पर्टिकुलर नाम का जो व्यक्ति मिसिंग है, जो जंगल में लाइफ जी रहा है, उसको उन्होंने नाम भी दे दिया कि उसका नाम चार्ज है। तो अब चार्ज को धीरे धीरे जंगल से सोसाइटी की ओर लाने की कोशिश हो रही है। और जिस टाइम पर ये सोसाइटी में आएगा, तो आज तो अपनी सोसाइटी देख ही रहे हो कि चार्ज से कितना तेजी से डेवलप हुआ है। आज तो अगर हम कह दें कि एक लोग से कि फैन बंद करके या किसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किए हुए अपनी लाइफ का एक भी दिन आप गुजार दीजिए, तो फिर उसके लिए तो वो मरने जैसा हो जाएगा। तो आज जो हमारा चार्ज है वही हमारे जिंदगी में एकदम लग्जरियस जिंदगी को बना दिया है। तो इसी चार्ज के शहर, जंगल से शहर को लाने का जो क्रम है, इसी में एक अग्रणी साइंटिस्ट का और नाम आ जाता है, जो 1705 में फ्रांसिस साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हॉक्सबी। तो हॉक्सबी ने क्या किया कि हॉक्सबी इज द प्रूव्ड हिज एक्सपेरिमेंट, हॉक्सबी ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड टू फॉर्म, और इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक का नाम रखा कि रिपल्सन होता है और एक का नाम रखा कि अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी के दो पहलू को उन्होंने बांटा, यानी कि चार्ज के दो पहलू को बांट दिया कि चार्ज, हालांकि अभी अभी क्लियरली नहीं पता है कि चार्ज दो तरीके से हैं, बस ये हुआ कि इन्होंने चार्ज बताया और उन्होंने उसकी इफेक्ट को बताया कि ये दो तरीके का इफेक्ट हो सकता है, एक रिपल्सन का इफेक्ट और एक अट्रैक्शन का इफेक्ट हो सकता है। और इसी क्रम में जब चार्ज का और आगे पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो एक साइंटिस्ट और आगे जिनका नाम था स्टीफन ग्रे। तो स्टीफन ग्रे 1731 में क्या कहा कि ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीज वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टीफन ग्रे ने यह प्रूव किया। और क्या प्रूव किया उन्होंने, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक वो बनाया, स्फेयर बनाया, और उस स्फेयर को किसी वायरिंग पर घुमाया और उस वायरिंग को का कनेक्शन ऐसे स्फेयर बनाया उन्होंने, उसको एक वायरिंग पर ऐसे, और अपने साइकिल के पहिए से इस वायरिंग को खूब तेजी से घुमाया। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, कॉम्ब लगाया था, और कॉम्ब लगाने के बाद फिर क्या किया, इधर से वायर ले जाकर, और जब इसे खूब तेजी से साइकिल के पहिए को घुमाते थे, तो साइकिल का पहिया अगर ऐसे घूम रहा है तो ये कॉम्ब ऐसे घूमेगा, ये हमारा स्फेयर ऐसे घूमेगा। तो ये जब घूमता था तो ये कॉम्ब इस पर क्या होता था, रगड़ता था, ये कॉम्ब इस पर रगड़ता था, ये कॉम्ब इस पर रगड़ता था, बहुत तेजी से रगड़ता था। तो रगड़ने पर क्या होता था, चार्ज इस पर प्रोड्यूस होता था। तो डिफरेंट मटेरियल का इसमें ये वायर हम ये लगाते थे, स्टीफन ग्रे इसमें डिफरेंट मटेरियल का वायर लगाते थे, और कुछ देर इसको पहिए को घुमाने के बाद इस कॉम्ब को ऐसे घूमता रहता था, कॉम्ब के रगड़ने के बाद जाकर इसको छूते थे वो। तो किसी वायर को जब जाके छूते थे तो करंट लगता था, किसी वायर को जब दूसरे वायर को बदल कर जब इसको जाकर छूते थे तो करंट नहीं लगता था। तो ऐसे 1-2 घंटा इस पहिए को, अपने साइकिल के पहिए को घुमाते, उसके बाद ये भी घूमता रहता, तो और काम इस पर रगड़ता रहता। और मान लो ये मटेरियल उन्होंने एक बार आयरन का लगाया तो जाके छुए तो करंट लग गया। एक बार उन्होंने क्या किया, इस मटेरियल को ग्रेफाइट कर दिया, फिर एक बार उन्होंने क्या किया, इस मटेरियल को लाख का कर दिया। ऐसे ऐसे डिफरेंट मटेरियल का वायर ऐसे लगाते थे और जाके छूते थे। तो जब करंट लगता था तो बोल देते थे कि ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर है, और जिस वायर को जब इस कॉम्ब से कनेक्ट करते थे और करंट नहीं लगता था तो बोल देते थे कि इंसुलेटर है। इसका मतलब स्टीफन ग्रे ने क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी he divides the material. There are two types, which is the insulator and conductor. तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर मटेरियल को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक का नाम इंसुलेटर और दूसरे का नाम कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके उसे उन्होंने कहा कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया उसे उन्होंने कहा। और एक तरीके की और उन्होंने चीजों को इजाद किया जिसका नाम है अर्थिंग। इस तरीके से स्टीफन ग्रे ने मटेरियल को इंसुलेटर, कंडक्टर और अर्थिंग के में डिवाइड कर दिया। क्या होता है अर्थिंग, क्योंकि इंसुलेटर कंडक्टर तो हम जानते ही हैं। तो अर्थिंग क्या होता है कि व्हेन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इज कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को कॉन्टैक्ट में रखें विद द अर्थ थ्रू कनेक्टिंग द कंडक्टर, अर्थ के साथ किसी चार्ज बॉडी को हम कनेक्ट करें किसी कंडक्टर के साथ, तो इट्स इंटायर चार्ज पासिस टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ द मोमेंट्री करंट। तो हम क्या देखते हैं कि मोमेंट्री करंट के फॉर्म में जो चार्जेज होते हैं वो ग्राउंड में पास हो जाते हैं। दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बॉडी का
चार्ज का शेयर करने का जो ये तरीका है, अर्थ के साथ चार्ज का शेयर करने का जो ये तरीका है, इसी प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग कहते हैं या इसी को हम लोग ग्राउंडिंग कहते हैं। आगे हमारे साथ एक और साइंटिस्ट आए जो चार्ज के डेवलपमेंट में अपना ये रोल अच्छे से निभाए हैं, जिनका नाम है चार्ल्स ड्यूफे। चार्ल्स ड्यूफे सर ने क्या किया कि चार्ल्स ड्यूफे फ्रांस, ये चार्ल्स ड्यूफे सर जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, और उन्होंने क्या शो कराया, उन्होंने शो कराया कि दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द वेरियस ऑब्जेक्ट, और उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया, और ओनली द टू काइंड, और उन्होंने ये भी बताया कि ये दो तरीके का होता है। अगर चार्ल्स ड्यूफे सर ने यह बताया कि चार्ज दो तरीके का होता है, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक फोर्स देयर आर टू टाइप्स, एंड फर्स्ट इज द अट्रैक्शन एंड सेकंड इज द रिपल्सन फोर्स। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अगर दो तरीके का है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का है, तो केवल द कैटेगरी ऑफ चार्ज की वजह से है। अगर चार्ज दो तरीके का है तो फोर्स भी दो तरीके का होगा। ये कौन बताया? चार्ल्स ड्यूफे सर ने बताया। और इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी चार्ज को समझाने के लिए, उसे दिया, उसका नाम है टू फ्लूइड थ्योरी। टू फ्लूइड थ्योरी में उन्होंने कहा कि विट्रियस और रेजिनियस दो प्रॉपर्टी हैं जो मटेरियल के ऊपर आते जाते रहते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरीके का है, और दो तरीके का जो है वो क्यों है? क्योंकि टाइप ऑफ चार्ज दो तरीके के हैं, इस वजह से हमारा फोर्स दो तरीके का है। उन्होंने कैसे प्रूव किया था? तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास और अंबर का एक रॉड लिया, उस रॉड को किसी थ्रेड से ऐसे हैंग कर दिया, और दोनों रॉड को उन्होंने एक सिल्क की पीस पर रब किया, और रब करने के बाद देखा कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, या अगर दोनों ग्लास का रॉड ले रहे हैं तो दोनों रिपल कर रहे हैं, या दोनों अंबर का रॉड लेकर इस सिल्क पर रगड़ रहे थे तो दोनों रिपल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब सेम मटेरियल जो होते हैं उन पर सेम तरीके के चार्ज आ रहे हैं। किसी अगर सिंगल मटेरियल से रब किया जा रहा था तो उसमें सेम चार्ज आया तो रिपल्सन हो गया, और डिफरेंट मटेरियल की रॉड को लेकर किसी सेम मटेरियल पर रब किया गया तो उन्हें सेम तरीके का डिफरेंट तरीके का इस पर चार्जेज आ गए, तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो, तो यहां पर है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने ही बताया, सर चार्ल्स ड्यूफे ने ही बताया कि चार्ज दो तरीके का होता है, और इस तरीके से उनका पूरा उन्होंने सिनेरियो सेट किया कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज द इलेक्ट्रिक फोर्स देयर आर टू टाइप्स। ये सारी चीजें उन्होंने बताया। अब इतना सब कुछ हो गया, यानी कि मोगली को पहचान लिया गया, उस जंगल में जो रह रहा था, अपनी वाइल्ड लाइफ जो जी रहा था, उस वाइल्ड लाइफ से उसको सोसाइटी में लाना है। तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी अब कदम उठाने जा रहा है, जो आज तक हम लोग बुक में अपनी 6th 7th 8th में जो चीज पढ़ते हैं, वो जो चीज पढ़ते हैं कि लाइट एक्सपेरिमेंट जो पढ़ते हैं, इतना सब होने के बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने क्या किया था 1750 में, बहुत ही थंडरिंग वाले मौसम में क्या किया, एक मेटल का वायर बनाया, फाइन वायर बनाया, और उससे एक काइट को उड़ाया, और हवा में उड़ाने के बाद उनको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फेटल शॉक भी लगे। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने पर उन्होंने क्या पाया कि जिस दो तरीके की चार्ज को चार्ल्स ड्यूफे बता रहे थे, वो दो तरीके का जो चार्ज था वो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने डिवाइड कर दिया। अब जब चार्ज को डिवाइड कर दिया और स्पेशल नाम भी हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की उन्होंने प्रॉपर्टी भी बताई कि मैथमेटिकली उन्होंने बताया कि 1 यूनिट इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। और आगे चलकर फिर यही चीज को एक्सप्लेन किया गया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम चार्ज होगा, और यहाँ पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस में होगा। ये सारी चीजें बताई गई। इसका मतलब जो अभी तक चार्ज जंगल में वाइल्ड लाइफ जी रहा था, अब उसे सोसाइटी में लाया गया, और अब उसे अपने लैब में एक्सपेरिमेंटली देखा जाने लगा, और एक्सपेरिमेंटली चीजों को उसके साथ उसको जोड़ा जाने लगा, और सोसाइटी से जब एसोसिएट हुआ, तो आज का जो हम वंडरिंग लाइफ जो जी रहे हैं, जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आज जो भी हम फैन, टीवी, एक्सेट्रा, कंप्यूटर, जो कुछ भी हम चला रहे हैं, वो सब इसी चार्ज से ही पॉसिबल है। अर्थात हमारे कहने का ये मतलब है कि जंगल का एक ऐसा अनमैनर्ड अनबिहेवियर जिसका कुछ भी हमारे सोसाइटी से मैच नहीं करता था, जब वो हमारी सोसाइटी में आया तो हमारी सोसाइटी को कितना चेंज किया। उस चेंज से
जो चीजें बनकर आई उसका नाम हम लोगों ने आज चार्ज रख दिया, और उस चार्ज से ही हमारी लाइफ जो है आज कितनी बदली हुई है। आई थिंक आप ये ऑब्जर्व करते होंगे, और आज उस कारण का आपको पता भी चल गया कि चार्ज हमारी लाइफ को कैसे बदल रहा है। एक छोटा सा चार्ज जिसको हमारे जंगल से और सोसाइटी में लाने में लगभग 3000 साल का सफर करना पड़ गया। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।